एवरीवन, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। ये टॉपिक आता है एक्सक्रीशन के अंडर। लास्ट वीडियोस में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कस कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियोस अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। तो ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? द मेटाबॉलिक वेस्ट और एक्सक्रीट्स। ठीक है, ये क्या होते हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं और इनको एक्सक्रीट्स बोला जाता है। आर द सब्सटेंसेस लेफ्ट ओवर बाय द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। बॉडी के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चलती रहती है, तो उस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के ड्यूरिंग जो यूजफुल सब्सटेंसेस, यूजफुल कंपाउंड्स, प्रोडक्ट्स या फिर एनर्जी की फॉर्म में फॉर्म होते हैं, वो बॉडी यूटिलाइज कर लेती है। अब जो बच गए हैं, जो यूज नहीं किए जाते हैं, उनको बोला जाता है मेटाबॉलिक वेस्ट और एक्सक्रीट्स एंड कांट बी यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। वो जो ऑर्गेनिज्म है वो इन वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट या फिर एक्सक्रीट्स को यूज नहीं कर सकता है, सो मस्ट बी एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी। तो इनको बॉडी से एक्सपेल करना जरूरी हो जाता है। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि ये बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होके टॉक्सिसिटी कोज कर सकते हैं, हमारी बॉडी के अंदर इल इफेक्ट कोज कर सकते हैं। तो इनको बाहर निकालना, एक्सपेल करना, रिमूव करना, इनका एक्सक्रीशन करना, ये क्या होता है? मस्ट होता है। तो ये जो प्रोसेस होती है एक्सपेलिंग द नाइट्रोजनस वेस्ट और एक्सक्रीट्स, इसको बोला जाता है एक्सक्रीशन। इसको ही क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोला जाता है। अब ये जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस या फिर बॉडी के अंदर जो फंक्शनिंग चलती रहती है, मेनली जो नाइट्रोजनस वेस्ट है ये फॉर्म होते हैं, जिनको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। और ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से फॉर्म होते हैं। अब नाइट्रोजनस वेस्ट की नेचर कैसी होगी? ठीक है, ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, एक्सक्रीट सब्सटेंसेस है, कंपाउंड्स है, इनकी नेचर कैसी कैसी हो सकती है? ठीक है, द नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स डिपेंड अपॉन। ये जो नेचर है ये डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स के ऊपर। 3 फैक्टर्स होते हैं यहाँ पे जिनके ऊपर ये नेचर जो है डिपेंड करती है। फर्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर टू द ऑर्गेनिज्म। वो जो ऑर्गेनिज्म है उसको कितनी अवेलेबिलिटी है वाटर की। ठीक है, जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि उसका हैबिटेट क्या है, एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको वाटर की अवेलेबिलिटी होगी, कितना वाटर वो यूज कर सकता है। लाइक कुछ ऐसे टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं जो बॉडी के अंदर फॉर्म होते हैं, या तो उनका मेटाबॉलिज्म कर दिया जाता है या फिर उनको इमीडिएटली रिमूव करना, एलिमिनेट करना जरूरी होता है। तो वो वाटर उसके अंदर यूज होता है। तो ये अलग अलग, कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट को ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि वो ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, कुछ को कम की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये अवेलेबिलिटी कितनी है वाटर की, उसके ऊपर भी नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है डिपेंड करता है। सेकेंड वन इज द डिग्री ऑफ कंट्रोल ऑफ वाटर लॉस। वाटर लॉस की डिग्री ऑफ कंट्रोल क्या है, कितना कंट्रोल कर पाती है बॉडी ऑर्गेनिज्म की, कितना वाटर लॉस होना चाहिए या फिर कितना। लाइक अगर हम बात करें कि कोई एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, वो कितना ही वाटर लॉस करे उसको वाटर की डेफिशिएंसी नहीं होगी। लेकिन अगर हम बात करें कोई टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, तो वो क्या करेगा, उसके ऊपर डिग्री ऑफ कंट्रोल होगा कि वो इतना ही वाटर, एक स्पेसिफिक जो वॉल्यूम होगी वाटर की, उसको ही क्या कर सकता है, लॉस कर सकता है। तो डिग्री ऑफ कंट्रोल के बेस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है। And third one is the metabolic processes is taking place inside the body of the organism. जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के अंदर की मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चलती रहती है। तो इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के बेस के ऊपर भी नेचर क्या है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का डिपेंड करता है। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट डिपेंड करता है। नेक्स्ट है ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है, इनका सोर्स क्या होगा। सोर्स का मीनिंग है ये बॉडी से आएंगे, आउटसाइड से आएंगे, कहां से आएंगे। तो मेनली हमने भी बात की थी कि नाइट्रोजनस वेस्ट जो है ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से बनते हैं।
ठीक है। प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स फर्स्टली अमीनो एसिड्स के अंदर ब्रेक होते हैं और अमीनो एसिड्स में उनका डीमाइनेशन होके अलग अलग प्रोसेसेस से उनके अंदर क्या बनते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट के अंदर। तो सोर्सेज के बेस के ऊपर ये दो टाइप, या तो ये प्रोटीन से अराइज हो सकते हैं या तो ये न्यूक्लिक एसिड से अराइज हो सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड से, प्रोटीन से अबाउट 95% ये जो है डिराइव किए जाते हैं या फिर फॉर्म होते हैं। रिमेनिंग 5% जो बच गया है वो न्यूक्लिक एसिड से आता है। तो मोस्टली जो सोर्स होता है वो क्या होता है, इनका प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होता है या फिर प्रोटीन्स होते हैं। अब इसके बेस पे ही जो सोर्सेज है दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सोजीनस सोर्स, ठीक है, एक्सोजीनस सोर्स। एक्सो का मीनिंग है कोई चीज बाहर से आएगी, ठीक है, एक्सो वर्ड जो डिनोट करता है आउटसाइड, तो इसके अंदर जो सोर्स होगा यानी कि वो आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होगा। अब फॉर्म ड्यूरिंग द डीअमाइनेशन ऑफ एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड्स प्रेजेंट इन द डाइट, यानी कि डाइट हम बाहर से ले रहे हैं, उस डाइट के अंदर जो एक्सेस अमीनो एसिड्स हैं उनका डीअमाइनेशन क्या कॉज करेगा, नाइट्रोजनस वेस्ट की फॉर्मेशन कॉज करेगा। तो ये क्या होता है, एक्सोजीनस सोर्स होता है। सेकेंड वन इज द एंडोजीनस सोर्स, मींस इनसाइड द बॉडी, बॉडी के प्रोटीन्स है, न्यूक्लिक एसिड है, ब्रेक होंगे तो formed during the breakdown of animals own proteins and nucleic acid। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, उसके खुद के प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड जब ब्रेक होंगे और वो ब्रेक होके क्या फॉर्म करेंगे, जो बाई प्रोडक्ट्स होंगे या फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल फॉर्म करेंगे, तो इसको बोलते हैं एंडोजीनस सोर्सेज। तो सोर्सेज के बाद नेक्स्ट है अमाउंट, क्या होगी अब नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फाउंड इज डिटरमाइंड बाय, कि नाइट्रोजनस वेस्ट की अमाउंट क्या है, कितनी अमाउंट है, ये डिटरमाइन की जाती है अमाउंट ऑफ प्रोटीन यूटिलाइज्ड इन द मेटाबॉलिज्म, कितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो है मेटाबॉलिज्म के अंदर यूटिलाइज किया जा रहा है। लाइक ज्यादा प्रोटीन यूटिलाइज किया जाएगा तो वो उसके अंदर से जो उसको यूजफुल प्रोडक्ट बनाने हैं वो भी बनाएगा और जो बाई वेस्ट है उसके बाई प्रोडक्ट्स हैं वो भी फॉर्म करेगा। तो अमाउंट ऑफ प्रोटीन यूटिलाइज कितना है बॉडी के अंदर, इसके ऊपर जो है नाइट्रोजनस वेस्ट की अमाउंट डिपेंड करती है। सेकेंड वन इज द रेट ऑफ ब्रेकडाउन इन टर्न ओवर ऑफ द बॉडी सेल कंस्टिट्यूएंट्स। बॉडी सेल कंस्टिट्यूएंट्स जो है, जो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं, उनका रेट ऑफ ब्रेकडाउन क्या है। रेट ऑफ ब्रेकडाउन क्या करता है, अमाउंट एक तरह से डिटरमाइन करता है कि कितना अमाउंट नाइट्रोजनस वेस्ट का जो है फॉर्म होगा। तो ये दो डिटर्मिनेट्स या फिर दो फैक्टर्स हैं यहाँ पे जो डिटरमाइन करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट की अमाउंट क्या होगी। अब अगर हम बात करें, डिफरेंट टाइप के नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स होते हैं, डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और किसके ऊपर बेसिस होता है, नाइट्रोजन का नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म कैसा है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट है अमीनो एसिड्स, ठीक है, अमीनो एसिड सबसे फर्स्ट है। अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होता है एज नाइट्रोजनस वेस्ट सम मोलस्कन्स के अंदर एंड इकाइनोडर्म्स के अंदर, ठीक है, मोलस्कन्स एंड इकाइनोडर्म्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है। Excess of amino acids are removed as such without any further degradation। इसके अंदर क्या है, अमीनो एसिड्स मोलस्कन्स ने और इकाइनोडर्म्स ने लिए, उनको जितना यूज करना था वो कर लिया, और जो एक्सेस होगा यहाँ पे, जो भी एक्सेस होगा वो एक्सेस एज सच जो है विदाउट एनी फर्दर डिग्रेडेशन के एक्सपेल कर दिया जाएगा और रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये होता है अमीनो एसिड्स के केस में। अब जो ऑर्गेनिज्म, जो एनिमल अमीनो एसिड एज नाइट्रोजनस वेस्ट फॉर्म करता है उसको बोला जाता है अमीनोटैलिक एनिमल, उसको बोला जाता है अमीनोटैलिक एनिमल्स। एंड ये जो प्रोसेस होती है इसको बोला जाता है अमीनो
टैलिज्म, ठीक है, इसको बोला जाता है अमीनोटैलिज्म, यानी कि इस मोड ऑफ एक्सक्रीशन को अमीनोटैलिज्म बोला जाता है। अगर हम अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर एक साइड पे इसके अंदर प्रेजेंट होता है कार्बोक्सिल एंड COOH, और एक साइड यहाँ पे प्रेजेंट होता है इसके अंदर अमीनो ग्रुप, दैट इज NH2। ये अमीनो ग्रुप होगा, ये कार्बोक्सिल ग्रुप होगी, ये साइड चेन अमीनो एसिड्स के अंदर प्रेजेंट होती है। अब अमीनो एसिड्स फॉर्म कैसे होंगे? अमीनो एसिड्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन्स इन द गट। जो प्रोटीन्स का हाइड्रोलिसिस होता है, प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन होता है अमीनो एसिड्स के अंदर, तो उससे क्या बनते हैं? ये फॉर्म होते हैं। तो प्रोटीन्स के हाइड्रोलिसिस से ये फॉर्म होते हैं। तो ये हो गया नंबर फर्स्ट अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट है नंबर 2 अमोनिया। अगर अमोनिया की बात करें तो अमोनिया एक बेसिक नाइट्रोजनस कैटाबोलिक प्रोडक्ट होता है अमीनो एसिड का। देखो, कैटाबोलिक प्रोडक्ट, कैटाबोलिक का मीनिंग होता है ब्रेक डाउन, ठीक है। तो जब अमीनो एसिड्स का ब्रेक डाउन होगा उस टाइम पे ये फॉर्म होगा of proteins and is produced in all the body cells, especially in liver cells, by oxidative deamination of excess amino acids in the presence of oxidase enzyme। ऑक्साइडेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होगा? यहाँ पे इसका ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन होगा। अब क्या होगा? एक्सेस अमीनो एसिड्स होंगे, ठीक है। एक्सेस अमीनो एसिड्स, ऐसा नहीं कि सारे के सारे, एक्सेस अमीनो एसिड्स जो होंगे ऑक्साइडेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ऑक्साइडेज एंजाइम की प्रेजेंस में इनका क्या होगा? ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन होगा। इनका होगा ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन, जिसकी वजह से क्या फॉर्म होगा यहाँ पे? जिसकी वजह से यहाँ पे अमोनिया फॉर्म होगा। तो अमोनिया क्या है? एक बेसिक नाइट्रोजनस कैटाबोलिक प्रोडक्ट होता है अमीनो एसिड्स का। अमीनो एसिड्स कहाँ से बनेंगे? प्रोटीन से प्रोड्यूस्ड, सारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस्ड होता है, लेकिन लीवर के अंदर ज्यादा प्रेजेंट होता है। और लीवर के अंदर क्या होता है? यहाँ पे ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन होता है एक्सेस अमीनो एसिड्स का ऑक्साइडेज एंजाइम की प्रेजेंस में। अब होता क्या है यहाँ पे? जो NH2, ठीक है, NH2 ग्रुप जो होता है, यहाँ पे NH2 ग्रुप को क्या बोला जाता है? अमीनो ग्रुप। NH2 क्या होगा? अमीनो ग्रुप। ये जो है ये सेपरेट किया जाता है फर्स्टली, तो सेपरेट करने के बाद, सेपरेट किससे किया जाएगा? अमीनो एसिड से। हमने बात की थी अमीनो एसिड्स के अंदर एक अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो ये अमीनो ग्रुप सेपरेट किया जाएगा एंड एक H+ आयन इसके साथ मिलके ये फॉर्म कर लेंगे यहाँ पे NH3। ये क्या फॉर्म कर लेंगे? यहाँ पे NH3 फॉर्म कर लेंगे। इस NH3 को क्या बोला जाता है? अमोनिया बोला जाता है। जिसकी एक N यहाँ पे हो गया, ऐसे इसके साथ H अटैच होते हैं, इसका स्ट्रक्चर होता है अमोनिया का। अब अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कि कैसे कैसे ये फॉर्म होगा, जैसे कि अगर हम बात करें ग्लूटामिक एसिड की, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड क्या है? एक अमीनो एसिड है। तो ग्लूटामिक एसिड से यहाँ पे क्या लिया जाएगा? एक एक NH2 यानी कि अमीनो ग्रुप लिया जाएगा, साथ में वाटर, साथ में यहाँ पे NAD+। और यहाँ पे हमने बात की थी कि यूज होते हैं ऑक्सीडेज एंजाइम, तो यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड यूज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंजाइम का नाम ग्लूटामिक एसिड ऑक्साइडेज, glutamic acid oxidase, and it will form alpha keto glutaric acid। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड ये फॉर्म कर देगा, साथ में ये फॉर्म करेगा NADH
एंड H प्लस आयंस एंड साथ में ये अमोनिया फॉर्म करेगा, ये अमोनिया फॉर्म कर दिया हमें, ये एक बाई प्रोडक्ट की तरह यहाँ से फॉर्म होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे एलेनिन की, एलेनिन भी एक अमीनो एसिड है, तो ये अगेन वाटर के साथ एंड NAD प्लस के साथ मिलके यहाँ पे एंजाइम क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड था तो ग्लूटामिक एसिड ऑक्साइडेज हो गया, यहाँ पे हमने अमीनो एसिड एलेनिन यूज किया है तो यहाँ पे हो जाएगा एलेनिन ऑक्साइडेज। एलेनिन ऑक्साइडेज क्या फॉर्म करेगा अब यहाँ पे, पायरुविक एसिड, साथ में यहाँ पे NADH फॉर्म होगा, H प्लस आयन फॉर्म होंगे एंड यहाँ पे फॉर्म होगा NH3 अमोनिया, ये फॉर्म होगा, ये फॉर्म होगा। तो ये अमोनिया ऐसे फॉर्म होता है। अब अगर अमोनिया की बात करें, अमोनिया क्या होता है, एक हाईली टॉक्सिक होता है, हाईली टॉक्सिक कंपाउंड होता है। अमोनिया हाईली टॉक्सिक होता है बिकॉज इट हैज हाई पीएच, हाईली टॉक्सिक होता है क्योंकि इसकी पीएच जो है हाई होती है। सो इट मस्ट आइदर बी मेटाबोलाइज्ड और एक्सपेल्ड इमीडिएटली, या तो इसका फर्दर मेटाबोलाइज्ड कर दिया जाए ये अमोनिया, या तो इसको एक्सपेल कर दिया जाए इमीडिएटली आउट ऑफ द बॉडी सेट सो दैट इट्स कंसंट्रेशन रिमेन्स लो इन द ब्लड, ताकि इसकी जो कंसंट्रेशन है ब्लड के अंदर लो रहे, क्योंकि ये हाईली टॉक्सिक है इसलिए इसको जल्दी से जल्दी इसको एक्सपेल करना, रिमूव करवाना जरूरी हो जाता है। तो ये अमोनिया हो गया। नेक्स्ट जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है नंबर 3 यूरिया। यूरिया जो है ये मेनली फॉर्म्ड होता है हिपैटोसाइट्स के अंदर, यानी लीवर की सेल्स के अंदर, हिपैटोसाइट्स ऑफ लीवर बाय डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया। अब अमोनिया किससे बना था, अमीनो एसिड से बना था, एंड अमीनो एसिड से बनने के बाद ये जो अमोनिया है इसकी डिटॉक्सिफिकेशन होके ये यूरिया फॉर्म करेगा, formed by deamination of excess amino acids by stepped ornithine और यूरिया साइकिल। ये जो ऑर्निथिन एंड यूरिया साइकिल है हम अपकमिंग वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट अमीनो एसिड था, अमीनो एसिड से अमोनिया बना, अमोनिया से यूरिया फॉर्म हुआ यहाँ पे। तो यूरिया जो है ज्यादा टॉक्सिक नहीं होता है अमोनिया से। अब यूरिया जो है, यूरिया इज लेस टॉक्सिक एंड लेस सोल्यूबल नाइट्रोजनस वेस्ट। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा सोल्यूबल है जैसे कि अमोनिया था, जल्दी से वो सोल्यूबल हो जाएगा वाटर के अंदर। तो ये क्या है, लेस टॉक्सिक है, लेस सोल्यूबल नाइट्रोजनस वेस्ट है देन अमोनिया। सो इट कैन रिमेन इनसाइड द बॉडी, तो ये बॉडी के अंदर रह सकता है फॉर लॉन्गर पीरियड विदाउट कॉजिंग एनी इफेक्ट इनसाइड द बॉडी, बिना कोई ऐसा इल इफेक्ट बॉडी के अंदर शो किए। तो ये हो गए यहाँ पे यूरिया। अगर यूरिया की हम बात करें कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होगा, तो यूरिया हमने बात की थी कि ये अमोनिया से फॉर्म होगा, ठीक है, ये अमोनिया से क्या फॉर्म होगा, यूरिया फॉर्म होगा, साथ में यहाँ पे वाटर रिलीज होता है। एंड ये जो अमोनिया है यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के एंड यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यूज होके CO2 बनता है। तो अगर इस यूरिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बनता है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे NH2 और एक NH2 इधर हो गया। तो ये जो है ये 2 NH2 यहाँ पे यूज हुए थे, यानी कि 2 यहाँ पे अमोनिया यूज हुए थे जिनसे NH2 बन गया, साथ में यहाँ पे वाटर रिमूव हो गया। तो ये यूरिया यहाँ पे फॉर्म होता है। नेक्स्ट जो है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट यूरिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, यूरिक एसिड। नंबर 4 इज द यूरिक एसिड। अब यूरिक एसिड जो है ये एक ग्वानो कंटेनिंग वेस्ट होता है, फॉर्म्ड फ्रॉम अमोनिया एंड प्यूरिन्स। अब ये भी बोल दिया अमोनिया से फॉर्म होता है, ठीक है। हमने क्या देखा था, अमीनो एसिड से फॉर्म होता है अमोनिया, एंड अमोनिया से हमने देखा यूरिया भी फॉर्म होता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया एंड CO2, एंड साथ में यहाँ पे यूरिक एसिड भी अमोनिया से ही फॉर्म होता है। अलोंग विद यहाँ पे प्यूरिन्स भी है, यूज किए जाते हैं। प्यूरिन्स क्या हो गए, जैसे कि एडेनिन एंड ग्वानिन क्या हो गए, प्यूरिन्स हो गए। बनता कहाँ है यहाँ पे, लीवर के अंदर।
लिवर सेल्स के अंदर, दो टू सम एक्सटेंट इट इज ऑल्सो फॉर्म्ड इन द किडनीज, कुछ एक्सटेंट तक ये किडनीज के अंदर भी फॉर्म होता है, ठीक है। लिवर के अंदर भी बनेगा एंड किडनीज के अंदर भी बनेगा, अमोनिया से बनेगा एंड प्यूरिन से बनेगा यहाँ पे। तो ये हो गए यहाँ पे यूरिक एसिड। अब यूरिक एसिड की अगर हम और थोड़ा सा देखें कि कौन कौन से यहाँ पे, जैसे कि हमने बात की थी कि प्यूरिन्स यूज होते हैं, अगर हम देखें कि यहाँ पे प्यूरिन्स यूज हो रहे हैं जैसे कि एडेनिन या फिर यहाँ पे ग्वानिन यूज हो रहा है। तो एडेनिन एंड ग्वानिन जो है ये एक प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे जिसको बोला जाता है जेंथिन, ठीक है। ये क्या फॉर्म कर देंगे, फर्स्ट ग्वानिन जो है और एडेनिन जो है ये चेंज होगा जेंथिन के अंदर, और ये फिर क्या चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा यूरिक एसिड के अंदर, ठीक है। एडेनिन एंड ग्वानिन जो है फर्स्ट जेंथिन के अंदर चेंज होंगे एंड देन ये यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर यूरिक एसिड के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे प्यूरिन्स है जो कि एक रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा ही बनेगा रिंग लाइक। तो इसके अंदर जैसे प्यूरिन्स का स्ट्रक्चर होता है उनके अंदर भी ऐसे रिंग प्रेजेंट होती है, वैसे ही इसके अंदर फॉर्म बनेगा। तो यहाँ पे एक यहाँ पे डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा NH, नेक्स्ट यहाँ पे डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा NH डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होगा NH, यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो ये होता है यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर। कोई ज्यादा जरूरत नहीं है कि हमें इन स्ट्रक्चर्स को याद करना हो, अगर कर लेते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज अगर हम इतना भी लिखेंगे पेपर के अंदर तो सफिशिएंट है। इसके बाद अगर हम यूरिक एसिड की बात करें कि इसकी टॉक्सिसिटी कितनी होगी, तो ये जो यूरिक एसिड है ह्यूमन बींग्स के अंदर इसका मेन सोर्स होता है प्यूरिन्स, ठीक है। ह्यूमन बींग्स के अंदर मेन सोर्स इसका प्यूरिन होता है एंड यूरिक एसिड लिस्ट सोल्यूबल होता है, लिस्ट टॉक्सिक होता है, कम सोल्यूबल होगा, कम ही टॉक्सिक होगा। सो कॉज नो हार्म इफ इट रिमेन्स इनसाइड द बॉडी टिश्यू फॉर लॉन्गर। तो अगर ये ज्यादा टाइम तक भी बॉडी टिश्यूज के अंदर रहता है तो ये ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता है। हमने देखा था कि अमोनिया बहुत ज्यादा क्या होता है, यहाँ पे अमोनिया सबसे हाईली टॉक्सिक होता है, देन यूरिया एंड देन यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये सबसे हाई होता है, ये लिस्ट होता है, ये भी अमोनिया से लिस्ट टॉक्सिक होता है। तो ये हो गए यहाँ पे यूरिक एसिड। इसके बाद बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म भी है, यूरिक एसिड जो है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो है नेक्स्ट नाइट्रोजनस बेस प्रोडक्ट है ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड, ठीक है। ट्राई मिथाइल ऑक्साइड अमाइन जो है एक नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो कि मेराइन टेलियोट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, फॉर्म फ्रॉम द एक्सेस ऑफ डाइटरी प्रोटीन से फॉर्म होता है, टॉक्सिक देन अमोनिया, लेस टॉक्सिक होता है अमोनिया से, ठीक है। अमोनिया से क्या होता है, लेस टॉक्सिक होता है, इवन सारे के सारे अमोनिया से लेस टॉक्सिक ही होते हैं। तो हम अगर ट्राई मिथाइल ऑक्साइड के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे N होगा और 3 यहाँ पे मिथाइल प्रेजेंट होंगे, ट्राई मिथाइल यहाँ पे 3 यहाँ पे ट्राई मिथाइल प्रेजेंट होंगे एंड यहाँ पे डबल O बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो ट्राई मिथाइल 3 मिथाइल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये इसका क्या होगा, स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, नेक्स्ट है एलेंटोइन और एलेंटोइक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नंबर 6 एलेंटोइन और एलेंटोइक एसिड। ये जो एलेंटोइन और एलेंटोइक एसिड है ये प्रेजेंट होता है सम रेप्टाइल्स एंड डायप्टेरस इंसेक्ट्स के अंदर, ठीक है। रेप्टाइल्स एंड डायप्टेरस इंसेक्ट्स होता है उनके अंदर प्रेजेंट होता है, formed by the oxidative breakdown of uric acid in liver cells of the vertebrates। यूरिक एसिड का ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन होगा जिसकी वजह से एलेंटोइन एंड देन एलेंटोइक एसिड फॉर्म होंगे। तो कैसे फॉर्म होगा ये, सबसे फर्स्ट क्या है यहाँ पे, वेरी फर्स्ट यहाँ पे प्रेजेंट है
यूरिक एसिड, यूरिक एसिड हमने देख लिया कि कैसे बनता है। यूरिक एसिड जो है ये एलेंटोइन के अंदर कन्वर्ट होगा, एलेंटोइन के अंदर कन्वर्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ यूरिकेज एंजाइम, यूरिकेज एंजाइम की प्रेजेंस में। अब ये जो एलेंटोइन है, एलेंटोइन जो है एलेंटोइक एसिड, जो एलेंटोइन है एलेंटोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ एलेंटोइनेज एंजाइम। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एलेंटोइनेज एंजाइम प्रेजेंट होगा, तो ये एलेंटोइक एसिड फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी वेस्ट, नेक्स्ट है क्रिएटाइन एंड क्रिएटिनिन। ठीक है, क्रिएटिन एंड क्रिएटिनिन होता है, ये जो फॉर्म होते हैं, ये फॉर्म होते हैं ग्लाइसिन, आर्जिनिन एंड मिथेनिन अमीनो एसिड्स। ठीक है, अगेन क्या है ये, ग्लाइसिन, आर्जिनिन एंड मिथेनिन अमीनो एसिड से ये बनते हैं लीवर सेल्स ऑफ द वर्टिब्रेट्स के अंदर। जो लीवर सेल्स होंगी वर्टिब्रेट्स के अंदर, उनके अंदर ये फॉर्म होंगे। अब ये जो क्रिएटिन है, जो क्रिएटिन है नॉर्मली फाउंड इन द यूरिन ऑफ चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग वुमेन। चिल्ड्रन के अंदर, प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर, लैक्टेटिंग वुमेन्स के अंदर नॉर्मली ये प्रेजेंट होता है यूरिन के अंदर। लेकिन जो अडल्ट होता है उनके अंदर या तो ये एब्सेंट ही होगा या फिर प्रेजेंट होगा तो भी क्या होगा, सिर्फ ट्रेसिस के अंदर ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, या तो एब्सेंट होगा और प्रेजेंट होगा तो ट्रेसिस के अंदर ही प्रेजेंट होगा। अगर नॉर्मल लेवल की बात करें क्रिएटाइन की, ह्यूमन ब्लड के अंदर 2 to 8 mg per 100 ml जो है इसका नॉर्मल लेवल प्रेजेंट होता है। फॉर्म कैसे होता है ये, ग्लाइसिन प्लस आर्जिनिन, ये क्या फॉर्म करेंगे, सबसे फर्स्ट ये फॉर्म करेंगे ग्वानिडीनो एसीटेट, ग्वानिडीनो एसीटेट ये फॉर्म करेंगे और यहां से क्या रिलीज होगा, यहां से ऑर्निथिन रिलीज हो जाता है। एंड ये जो ग्वानिडीनो एसीटेट है ये मिथ्योनिन के साथ मिलके, मिथ्योनिन के साथ मिलके ये फॉर्म कर लेता है क्रिएटिनिन, ये क्रिएटिनिन फॉर्म कर लेता है। ये जो मिथेनिन है इसके पास CH3 डोनर प्रेजेंट होता है जिससे ये अटैच होके क्या फॉर्म कर लेगा, क्रिएटिनिन फॉर्म कर लेगा। अब ये जो क्रिएटिनिन है इसका मेजर पार्ट जो होता है, मेजर पार्ट ऑफ द क्रिएटिन इज फॉस्फोराइलेटेड इन स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स के अंदर फॉस्फोराइलेटेड होता है टू फॉर्म क्रिएटिन फॉस्फेट विच एक्ट एज फॉस्फोजन एंड हेल्प इन रीजनरेशन ऑफ ATP फ्रॉम ADP। ठीक है, ATP से ADP कौन फॉर्म करेगा, फॉस्फोजन फॉर्म करेंगे। एंड ये फॉस्फोजन क्या होता है, क्रिएटिन फॉस्फेट होता है जो है ये कहां से बनेगा, ये स्केलेटल मसल्स के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, और ये कुछ अमीनो एसिड से फॉर्म होता है। तो ये हो गया यहां तक क्रिएटिन और क्रिएटिनिन। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे ऑर्निथिनिक एसिड। ऑर्निथिनिक एसिड जो है ऑर्निथिनिक एसिड, ऑर्निथिनिक एसिड जो है ये प्रेजेंट होता है सर्टेन बर्ड्स के अंदर। ठीक है, सर्टेन बर्ड्स के अंदर ये प्रेजेंट होगा, फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ बेंजोइक एसिड ऑफ इंजेस्टेड फूड एंड ऑर्निथिन। ऑर्निथिन एंड इंजेस्टेड फूड के अंदर जो बेंजोइक एसिड होगा उनके कॉम्बिनेशन से ऑर्निथिनिक एसिड जो है फॉर्म होगा। नेक्स्ट जो है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट हिप्यूरिक एसिड, नंबर 8 है हिप्यूरिक एसिड। हिप्यूरिक एसिड जो है ये प्रेजेंट होता है यूरिन ऑफ मैमल्स एंड इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ बेंजोइक एसिड ऑफ द इंजेस्टेड फूड एंड ग्लाइसिन इन द लीवर सेल्स। यहाँ पे ऑर्निथिन की बजाय यहाँ पे क्या होता है, ग्लाइसिन होता है, ये लीवर सेल्स के अंदर फॉर्म्ड होता है, तो ये होता है हिप्यूरिक एसिड। अगर हिप्यूरिक एसिड के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ऐसी यहाँ पे बेंजोइक रिंग यहाँ पे प्रेजेंट होगी,
यहाँ पे अटैच होता है C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ अटैच होता है NH CH2 एंड COOH। ये प्रेजेंट होता है यहाँ पे इस रिंग, बेंजोइक रिंग के साथ। तो ये हिप्यूरिक एसिड होगा यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सक्रीटरी वेस्ट की, तो नेक्स्ट है ग्वानिन। नेक्स्ट क्या हो गया? ग्वानिन हो गया, नंबर 10 ग्वानिन। ग्वानिन मेनली प्रेजेंट होता है स्पाइडर्स के अंदर, लेस सोल्यूबल होता है यूरिक एसिड से भी, ठीक है, यूरिक एसिड से भी लेस सोल्यूबल होता है ये। अगर ग्वानिन के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर रिंग लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट होगा ऐसा। यहाँ पे प्रेजेंट होता है डबल बॉन्ड O, इसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट होगा NH, यहाँ पे अगेन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होगा NH2, यहाँ पे N प्रेजेंट होगा इसके अंदर, एंड यहाँ पे भी N प्रेजेंट होगा एंड देन NH। ये स्ट्रक्चर होता है ग्वानिन का। तो ये हो गए यहाँ पे कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हो गए। इसके बाद अदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के अंदर लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड एक बाई प्रोडक्ट होता है ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन होता है उसका बाई प्रोडक्ट क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और सिंपल वर्ड्स के अंदर अगर हम बोले रेस्पिरेशन का बाई प्रोडक्ट क्या होता है, यहाँ पे रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है बॉडी के अंदर फॉर्म होता है। Excess of carbon dioxide in the body tissue is highly toxic due to pH changes. pH का इफेक्ट क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड, ये हम रेस्पिरेशन की वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हाईली टॉक्सिक होता है। इसके अलावा एक्सेस CO2 इज लॉस्ट आइदर थ्रू द बॉडी सरफेस, या तो ये बॉडी सरफेस के थ्रू लॉस कर दी जाती है, जैसे कि प्रोटोजोन्स के अंदर, स्पोन्स के अंदर, सिलेंड्रेट्स के अंदर, फ्लैटवर्म्स एंड कुछ एनालिट्स के अंदर। लेकिन जो हायर एनिमल्स होते हैं इट इज लॉस्ट बाय द स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन, लाइक ह्यूमन बीइंग के अंदर हमने बात की थी, उनके अंदर लंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे ही स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, या तो ये वाटर के अंदर एक्सपायर्ड की जाएगी, जैसे कि क्रस्टेशियंस, मोलस्कन्स एंड कुछ सैलमेंडर्स के अंदर, और एयर के अंदर एक्सपायर की जाएगी लाइक टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स के अंदर। तो ये होता है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। इसके अलावा और भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं लाइक मिनरल आयंस। एक्सेस ऑफ मिनरल आयंस टेकन इन विद द डाइट आर एक्सक्रीटेड इन यूरिन, फीकस एंड स्वेट, ठीक है। तो ये भी क्या कर दिए जाते हैं? एक्सेस मिनरल आयंस भी एक तरह से रिमूव कर दिए जाते हैं, एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं, यूरिन में होंगे, फीकस में होंगे, या फिर ये स्वेट के थ्रू होंगे। Bile salts formed in the liver cells are lost through the anus along with the feces, ठीक है। जो बाइल साल्ट्स होते हैं वो क्या है? फीकस के थ्रू क्या किए जाते हैं? रिमूव किए जाते हैं। नेक्स्ट वाटर भी क्या होता है? एज एक तरह से अगर एक्सेस में प्रेजेंट है तो वो क्या होगा? हमारी बॉडी के लिए एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा। तो वाटर जो है, एक्सेस ऑफ वाटर में डाइल्यूट द बॉडी फ्लूइड्स एंड में कॉज द ओडिमा, ये ओडिमा कॉज कर सकता है, एंड ये हाई ब्लड प्रेशर भी कॉज कर सकता है। सो इट्स एक्सेस मस्ट बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी। तो वाटर की एक्सेस भी क्या करनी है? जो है ये क्या कर ये एक्सपेल करनी होती है बॉडी से। एलिमिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ डाइल्यूट यूरिन, या तो वाटर जो है डाइल्यूट यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट किया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है फ्रेश वाटर एनिमल्स के अंदर, व्हाइल इन टेरेस्ट्रियल एनिमल इट इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, सैट, फीकस एंड एक्सपायर्ड एयर। इन मेथड्स के थ्रू, इन मोड्स के थ्रू क्या किया जाता है? वाटर एक्सपेल किया जाता है। तो ये हो गए यहाँ तक कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स अदर देन मेन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट से। इसके अलावा कुछ एक्सक्रीटरी वेस्ट जैसे कि इंक्लूड सर्टेन पिगमेंट्स हो गए, एक्सोजिनस पिगमेंट्स, शुगर का हो गया, बीट का हो गया, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के हो गए, एंडोजीनस हो गए लाइक बाइल पिगमेंट हो गए फाउंड इन लीवर सेल्स ड्यूरिंग हीमोलिसिस ऑफ द हीमोग्लोबिन।
इन डेड आरबीसीज, विटामिन हो गए, हॉर्मोन्स हो गए, स्पाइसेस हो गए, ड्रग्स हो गए, ये भी क्या कर दिए जाते हैं, ये भी एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं, डाइजेस्ट नहीं होंगे, एक्सक्रीटरी वेस्ट होंगे, तो ये भी एज इट इज एक तरह से रिमूव कर दिए जाते हैं, हमारी बॉडी से एक्सपेल कर दिए जाते हैं। और या फिर हम बोल सकते हैं ये भी हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नाइट्रोजनस वेस्ट एंड कुछ अदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पैटर्न क्या होगा एक्सक्रीशन का, मोड ऑफ एक्सक्रीशन जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि कौन सा मोड जो है, कौन सा ऑर्गेनिज्म शो करता है, अमोनोटैलिक या फिर यूरियोटैलिक या फिर यूरिकोटैलिक, कौन सा मोड जो है, कौन सा ऑर्गेनिज्म शो करेगा एंड क्या टॉक्सिसिटी होगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, share with your friends and subscribe the channel. Thank you so much.